नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव, आपका द लर्निंग अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग एक टॉपिक लेकर चल रहे थे, एक क्लास लेकर चल रहे थे, भारतीय संविधान या भारतीय राज व्यवस्था। उसकी 4 क्लास हम पढ़ा चुके हैं, अब तक 4 क्लास पढ़ा चुके हैं। और आज जो है हम क्या कहते हैं 5वीं क्लास पढ़ाएंगे, ठीक है। और 5वीं क्लास पढ़ाएंगे और ये क्लास का नाम है, बहुत बढ़िया है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अंतरिम सरकार एवं संविधान में बाहर देशों से लिए गए स्रोत। क्या है ये सोर्सेज, क्यों लिए गए, क्या आवश्यकता थी इनकी, क्या इन सोर्स हमारे पास पहले से अवेलेबल थे या हम लोग इन सोर्स पे ही डिपेंडेबल थे, क्या इतने निर्भर हो गए थे कि दूसरे देश से लेने पड़ रहे थे, या सिंबॉलिक रूप में लिए हैं। सिंबॉलिक का मतलब प्रतीकात्मक रूप में लिए गए हैं, प्रतीक के रूप में लिए गए हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं क्या है। पहले तो यही बात करते हैं अंतरिम सरकार क्या होती है, इंटरिम गवर्नमेंट क्या होती है। असल में अंतरिम सरकार होती क्या है, सरकार से पहले बनाई, मूल सरकार से पहले बनाई गई सरकार। असल में ये तो क्लियर बताया कि 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आया था और उसी के बाद संविधान सभा का निर्माण हुआ। तो दोनों चीज़ें एक ही पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? 1946 की घटना पे। 24 मार्च 1946 नाम अगर बात करें, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है। और कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, सब लोगों को बता भी दिया है, मैंने पहले पढ़ा दिया है। कैबिनेट मिशन आया था और कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। 1946 में आया। इसी के आधार पर हमारे किस सभा का गठन हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था, सभा का गठन। और इसी के आधार पर क्वेश्चन आने लगे, किसके आधार पर? तो अंतरिम सरकार की भी बात इसी में की गई थी कि इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी, क्योंकि ये तो क्लियर बताया कि भारत पर दूसरे देश अर्थात ब्रिटेन का कब्जा था, इंग्लैंड का कब्जा था, ठीक है। चलो एक कल भी होमवर्क दिए थे, उनके क्वेश्चंस के बारे में मैं बता दूंगा। एक होमवर्क और है वो करके लाएंगे। 2 चीज़ें बता रहा हूँ। यूके, यूनाइटेड किंगडम, इसमें कितने देश शामिल हैं ये लिखना है आपको कमेंट सेक्शन में। कितने देश शामिल हैं? यूके अकेला नहीं है, कितने देश शामिल हैं। दूसरा, ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन, इसमें कितने देश शामिल हैं। ये दोनों चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में बताना कितने देश शामिल हैं, और उन देशों की राजधानी भी लिख देना साथ में, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग हमेशा समझते हैं कि साहब इंग्लैंड ही ब्रिटेन है, ऐसा नहीं है। ब्रिटेन अलग है, इंग्लैंड है उसका भाग, यूके का भी भाग इंग्लैंड है, लेकिन इंग्लैंड ही सब कुछ नहीं है। यूके था, यूके का कब्जा था, यूके की महारानी का कब्जा था हमारे ऊपर। तो कितने देश शामिल हैं ये सब तो तुम कमेंट सेक्शन में बताओगे। कुल मिला के वो बताना कितने हैं, ग्रेट ब्रिटेन में कितने हैं। तो हमने ये बताया कि संविधान सभा का गठन और अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार होती क्या है, मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा था कि अंतरिम सरकार होती क्या है, इंटरिम गवर्नमेंट क्या होती है। इंटरिम गवर्नमेंट ये होती है कि मूल सरकार से पहले बनी हुई, जो शासन व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर सुचारू रूप से चला सके। देश तो आज़ाद 1947 में हुआ था, जो मूल सरकार थी 1950 के बाद बनी थी। तो मेन चीज़ ये थी कि ये इस सरकार ने चलाया, पूरे देश को चलाया। इस सरकार में कौन कौन लोग शामिल हुए थे, क्या क्या रोल था, वो सब हम बात करेंगे, ठीक। उससे पहले इसका बैकग्राउंड देख लें। बैकग्राउंड क्या हुआ था? हुआ क्या था 1942 में बहुत मेजर घटना हुई थी, सबको बताया, क्विट इंडिया मूवमेंट। इंग्लिश में कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट और हिंदी में कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। अभी भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था किसके बीच में? सेकेंड वर्ल्ड वार के। सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुई साहब? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। 1945 में क्या हुआ कि इंग्लैंड में सरकार बदल गई। जैसे हमारे यहाँ पार्टी हैं कांग्रेस, बीजेपी, या फिर हमने 2 घटक बना रखे हैं, एक एनडीए बना रखा है और अब तो इंडिया गठबंधन हो गया है। पहले यूपीए था, यूपीए से अब इंडिया गठबंधन हो गया है।
तो इसी तरीके से वहां पर भी दो पार्टी हैं जिन पार्टियों का नाम है, नंबर 1 लेबर पार्टी, नंबर 1 कंजर्वेटिव पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी। नंबर 2 कौन सी है, दिखाई नहीं देगा, चलो इस पे रेड से लिख देते हैं, चलो और थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, इसको वाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो दूसरी है लेबर पार्टी। इंग्लैंड या यूके उन देशों के साथ था जिसने सेकंड वर्ल्ड वार जीता। सेकंड वर्ल्ड वार तो जीत लिया, लेकिन स्थिति बहुत कमजोर हो गई। सभी देशों से प्रेशर पड़ रहा था कि किसी भी तरीके से भारत को आज़ाद कर दो, लेकिन इच्छा भारत को आज़ाद करने की किसी की थी नहीं। सच्चाई तो ये थी। यहाँ पर एक परिवर्तन आता, वहाँ की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आता, कंजर्वेटिव पार्टी हार गई। क्लियर याद रखेंगे, यहाँ पर जो इलेक्शन हुए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, कहाँ पर, ब्रिटेन में, वहाँ पर कंजर्वेटिव पार्टी हार जाती है, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी उस तरीके की पार्टी थी जो सब पे कब्जा करना चाहती थी, एक उपनिवेशवाद को बढ़ावा देती थी। किसकी आती है, लेबर पार्टी, और नाम तो दिखाई दे रहा मजदूरों की पार्टी है। ये लिबरल थे, थोड़े से लिबरल का मतलब थोड़े सहानुभूति रखते थे हर किसी से। और लेबर पार्टी के जो प्रधानमंत्री बने इस समय में वो है पीएम क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली बने। अब एटली क्योंकि बन तो गए, स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही जो किसी एक जमाने में ब्रिटेन की थी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध इतना भयंकर लड़ा गया था कि उसमें जो है ब्रिटेन की और अन्य देशों की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। तो यहाँ पर पीएम कंजर्वेटिव पार्टी के क्लेमेंट एटली तो बन गए, ये तो क्लियर है। लेकिन हुआ क्या, जब सबका दबाव पड़ा, प्रेशर पड़ा क्लेमेंट एटली पे, तो क्लेमेंट एटली ने घोषणा की, जिसको कहते हैं एटली की घोषणा। क्या करते हैं, कहते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम, एटली घोषणा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एटली ने घोषणा की, और एटली कहते हैं, क्लेमेंट एटली कहते हैं कि जून 1948 तक, या फिर 1948 ही लिख लो, जून वून छोड़ो, क्योंकि इससे तो कोई मतलब नहीं है, इस समय घटना हुई नहीं। 48 तक, 1948 तक भारत को आज़ाद कर देंगे, इतने प्रेशर पड़ गया था। आज़ाद कर देंगे, आज़ाद कर देंगे, ये बात इन्होंने बोल दी। अब भारत को आज़ाद कर देंगे, किस रूप में करेंगे, ये तो इनके साथ समस्या थी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का बीच तो ये बो चुके थे हैं। मोहल्ले मिंटो सुधार में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया था, और इसी समय में यहाँ के मिंटो ने ये कहा था कि हम जो है नाग के दांत बो रहे हैं। नाग मतलब सांप के दांत बो रहे हैं, जिसका परिणाम हमें आगे देखने को मिलेगा, और वही हुआ। 1942 के बाद लगातार सांप्रदायिक दंगे होते रहे भारत में, और सांप्रदायिक दंगे चलते रहे। कभी भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक मंच पे नहीं आ पाई, चाहे वो जिन्ना की हट धर्मिता मान लो या किसी और की हट धर्मिता मान लो। भारत में भी हिंदू संगठन काफ़ी बन चुके थे, तो यहाँ पर ये समस्याएं आ रही थी। तो 1948 तक आज़ाद कर देंगे, किस रूप में कर देंगे ये नहीं पता था। अब वो रूप क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि साहब एक मिशन भेजते हैं, मिशन जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भेजा, इसकी डेट जरूर याद कर लेना, 24 मार्च 1946 को। इस मिशन में ही बोला, क्या बोला, भारत में संविधान सभा का निर्माण होना है। बहुत सारी बातें बोली थी, वो इतिहास में पढ़ेंगे हम, यहां तो बस थोड़ी सी बात करते हैं। भारत में संविधान सभा का निर्माण, और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है भारत में संविधान सभा का निर्माण, और भारत में उत्तरदायी सरकार। उत्तरदायी सरकार, उत्तरदायी सरकार क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जो वहां के प्रशासन को चला सके जब तक हम आजाद करें। उसके बाद जब तक नई सरकार ना आ सके। तो अंतरिम सरकार, समझ गया, अंतरिम सरकार इन्हीं की देन थी। उत्तरदायी सरकार को ही अंतरिम सरकार कहा गया, और उस उत्तरदायी सरकार में, अंतरिम सरकार में जो है क्या कहते हैं, इसका गठन कराया गया, किसने, अंग्रेजों के द्वारा ही कराया गया था। इसका मतलब ये चुनी हुई सरकार नहीं थी, ये तो क्लियर हो गया, चुनी हुई तो नहीं थी। लेकिन कौन थे इसके सदस्य, संविधान सभा के ही सदस्य थे। एक जगह मैंने पढ़ा था, बहुत बढ़िया था,
कि संविधान जिन्होंने लिखा था, जो भी संविधान सभा के सभी सदस्य थे, वो उच्च मानसिकता के थे, उनका दिमाग बहुत ब्रॉड था। तो इसका मतलब ये अच्छे लोग थे, सब अच्छे लोग थे। नहीं अच्छे लोगों में से हमें सरकार मिलनी थी। समस्या क्या बनी? मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन को मान नहीं रहा था। संविधान सभा में जो शामिल हुआ था, लेकिन सदस्य भाग गए थे। कितने सदस्य थे मुस्लिम लीग के? 73 सदस्य, 73 मेंबर भाग गए थे। उसके बाद जैसी कैबिनेट मिशन आया तो इन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे मनवा दिया। किसने? जिन्ना ने। मैंने बताया था, कल भी बताया था, आज फिर बता देते हैं। इन्होंने कहा था 16 अगस्त 1946, इसको याद रख लेना। 16 अगस्त 1946 को घटना है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। कार्यवाही दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस में क्या कहा इन्होंने? कहा लड़के लेंगे पाकिस्तान। इन्होंने कहा, जिन्ना ने कहा। अब लड़के लेंगे पाकिस्तान तो झगड़े हुए। मैंने बताया भी था, कल मूवी बनी है उस पर, एक गदर। जब ये हुए तो यहाँ पर क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम बड़े पैमाने फैल गई। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि ये जो प्रोजेक्ट थे दोनों फेल होने वाले थे। ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल कभी भी विभाजन के पक्ष में नहीं थे, लेकिन इससे इस त्रासदी से वो इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि उन्होंने कहा कि पहले जिन्ना विभाजन चाहते थे, आज हम विभाजन चाहते हैं। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेटमेंट है, याद रख लेना इसको, कि पहले जिन्ना विभाजन चाहते थे, आज हम विभाजन चाहते हैं। महात्मा गांधी ये कह रहे थे कि विभाजन होगा तो मेरी लाश पे सो होगा। मतलब भारत पूरी तरीके से विभाजन के पक्ष में नहीं था, ना कांग्रेस पक्ष में थी। लेकिन जिन्ना का क्या था? जिन्ना को पाकिस्तान चाहिए था। पाकिस्तान की मांग किसने की थी? ये भी कमेंट सेक्शन में बताना कल। पाकिस्तान की मांग सबसे पहले किसने की? ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, कौन था वो, कहाँ के थे जिसने पहली बार पाकिस्तान की मांग की थी और कहाँ से की थी? ठीक, जिन्ना तो उसके बाद पाकिस्तान को और रूप में देने चले गए। ठीक है, ये भी बात बताना। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के बाद एकदम से घटनाएं बदल गई। उधर संविधान सभा को मुस्लिम लीग छोड़ चुकी थी। अब समस्या आ रही थी कि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल होगी या नहीं होगी। ये बड़ी बड़ी गंभीर समस्या बनी। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल होगी नहीं होगी। जो पीडीएफ मैंने यहाँ पर आपको दूंगा उसमें सब बातें लिखी हुई जो मैं आज बोल रहा हूँ, और थोड़ी सी बातें जो बची हैं उसमें से हम लिख लेंगे। लेकिन हम ये क्लियर याद रख लेना कि इसको सुन लोगे, इस लेक्चर को सुन लोगे तो पीडीएफ बहुत आसान हो जाएगी तुम्हारे लिए। पीडीएफ मैंने बताया कि हमारा एक वो इसी का जो है क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लेना और उससे जो है तुम्हें ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी वहाँ। तो हम बात करें किसके बारे में? जिन्ना के बारे में। तो जिन्ना ने जो है ये करवाया। उसके बाद जो है दिक्कत मुस्लिम लीग के साथ आ रही थी कि कैसे अंतरिम सरकार में शामिल होंगे या नहीं होंगे। अब आते हैं अपने मूल काम पे। मूल काम मतलब ये समझाने के बाद जो हमने बताया, ये देखो ये रही अंतरिम सरकार, ये रही अंतरिम सरकार। ये सब लोग उच्च मानसिकता के लोग थे जिन्होंने संविधान सभा का निर्माण किया था और यही अंतरिम सरकार बनी। ठीक है, और उनके विभाग याद रखना, ये देख लो, इंटरिम गवर्नमेंट में जवाहरलाल नेहरू हैं और ये सब है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अंतरिम सरकार ये कुछ चीज़ें ये लिखनी है, हम इसको बात करते हैं। जो मैंने पढ़ाया वही सब लिखी हुई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखो क्लेमेंट एटली, ये क्लेमेंट एटली थे। कौन क्लेमेंट एटली हैं? ये कौन से हैं क्लेमेंट एटली? ये जो लेबर पार्टी के हैं, लेबर पार्टी के हैं क्लेमेंट एटली। ठीक, लेबर पार्टी की सरकार बन गई थी कहाँ पर? ब्रिटेन में। उन्होंने 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में भेजा और जिसने एक ऐसी सरकार के लिए तैयार का गठन जो स्वतंत्र भारत की ओर ले जाए। ऐसी सरकार मतलब अंतरिम सरकार। ठीक, 1940 में सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। इस डेट को याद रखना ना, 2 सितंबर 1946, 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। ये बिल्कुल क्लियर करके क्वेश्चन का याद रखना, 2 चीज 24 मार्च और 2 सितंबर। इसका मुख्य उद्देश्य ये था भारत को स्वतंत्रता मिलने तक देश को एक स्वतंत्र गणराज्य के बारे में मैंने बताया था। गणराज्य कौन सा देश होते हैं? गणराज्य वो होते हैं जहाँ का प्रमुख जो प्रथम नागरिक होता है अर्थात राष्ट्रपति, जिसका चुनाव होता है। इसका मतलब ब्रिटेन गणराज्य नहीं है क्योंकि वहाँ की प्रमुख कौन है? महारानी है, और महारानी का चुनाव नहीं होता। तो गणराज्य बनने तक मतलब देश को स्वतंत्र बनने तक, लोकतंत्र स्थापित होने तक, सरकार बनने तक देखरेख करना था। मेन क्या करना था? देखरेख करना था। ये सरकार 15 अगस्त तक चली, 15 अगस्त 1947 तक चली। अंतरिम सरकार के सभी सदस्य मैंने पहले ही बता दिया संविधान सभा से किया गया था। ये सारी बातें करी। जवाहरलाल नेहरू भाई बनेंगे कौन? वही बनेंगे जिनको जरूरत थी। हैं, जवाहरलाल नेहरू पहले ही थे कि बोले साहब बनूंगा तो मैं ही प्रधानमंत्री। वो कहते हैं ना कि 2 लोग इतने खतरनाक हुए, एक तो जिन्ना को पहला बनना था, समझ गए नहीं, और जवाहरलाल नेहरू को पहले ही बनना था। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा भी था जिन्ना के ये बोले इन्हें बन जान दो, बोले ना ये क्यों बनेंगे, मैं बनूंगा। तो 2 लोगों की हठ धर्मिता में 2 देश अलग हो गए,
2 देश बन गए। ठीक, अब वो पाकिस्तान के बने। अच्छा ये भी ध्यान रखना, अभी अभी मैं क्वेश्चन दूंगा एक, कि लोग ये सोचते हैं कि जिन्ना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, जिन्ना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे लियाकत अली थे, जिन्ना नहीं थे, जब पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई। मुस्लिम लीग नहीं थी शामिल, मुस्लिम लीग के सदस्य संविधान सभा को छोड़ चुके थे। जब छोड़ के चले गए थे उसके बाद शामिल हुए, जब उसको लगा कि ये तो अंतरिम सरकार भी बना ले रहे हैं, विभाजन का कोई नाम नहीं है। उधर क्या कहते हैं, ब्रिटेन गवर्नमेंट विभाजन की बात ही नहीं कर रही है कैबिनेट मिशन में, वो विभाजन के बारे में बिल्कुल खत्म हो गया था। विभाजन तो हुआ माउंटबेटन योजना से। क्वेश्चन ये आएगा कि विभाजन किसने किया है, तो माउंटबेटन प्लान ने किया है, कैबिनेट मिशन ने नहीं किया है। तो जब कैबिनेट मिशन ने नहीं किया तो मुस्लिम लीग बाद में शामिल होना उसकी मजबूरी बन गई, और मुस्लिम लीग के ये सदस्य बने, देखो लियाकत अली खान जिनका नाम मैंने अभी बोला, इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर, ठीक है, अब्दुल रब निश्तार, गज नफर अली और जोगेंद्र नाथ मंडल। ये लोग 4 कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 जो है मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल हुए। इसका मतलब 5 मंत्री आए। अंतरिम सरकार में टोटल कितने लोग थे, टोटल सदस्य थे 14। कितने सदस्य थे, 14 मंत्री हमें सबसे शुरू में मिले थे। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं। ये देखो ये आ गया अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार में 14 सदस्य थे। 26 अक्टूबर 1946 को, याद रखना 26 अक्टूबर 1946 को, क्योंकि 16 अगस्त 1946 को तो ये वो करा चुके थे। उसके बाद क्या, अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर अक्टूबर इन्होंने समय लिया, क्योंकि 2 सितंबर 1946 में क्या बनी, मंत्रिम सरकार बन गई। तो 26 अक्टूबर 1 महीने बाद बोले चलो साहब ऐसा है शामिल हो लो, बाकी कुछ तो मिलना मिलाना तो है नहीं, अब है ना, विभाजन हो रहा, हमने दंगे भी करा लिए, झगड़े भी करा लिए, अब हम पे तो कुछ बचेगा नहीं, ना तो हमारी लोग सुनेंगे, ना जनता सुनेगी, ना मुसलमान हमारे साथ आएंगे। और समस्या सबसे बड़ी बात ये थी कि इससे पहले चुनाव हुए थे, भारत में चुनाव हुए थे। उस चुनाव में 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत मिल गई थी। यहाँ से मुस्लिम लीग को तगड़ा झटका लगा था, इससे जो पहले चुनाव हुए थे। बोले हम तो कहीं है ही नहीं। और जहाँ मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई, जैसे कि बनाई पंजाब में बनाई या बंगाल में बनाई, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर बनाती है, बंगाल में कृषक पार्टी के साथ मिलकर बनाती है, बंगाल कृषक पार्टी थी, इनके साथ मिलकर सरकार बनाई इसने। तो ये यहाँ से जिन्ना को झटका लगा, बोले अब इलेक्शन नहीं जीत पा रहे हैं हम, अंग्रेज हमारी सुनने के नहीं दे रहे हैं, हमें विभाजन नहीं करके दे रहे हैं, तो हम कहाँ जाएँ, तो ऑप्शन बचा नहीं। अब फिर झगड़ा भी करा लिया हैं, दंगे भी करा लिए, लड़ाई भी हो गई, ये कह दिया कि साहब लड़के लेंगे पाकिस्तान, सारे मुसलमान किधर चलो, पाकिस्तान की ओर चलो, तो मुस्लिम इधर को चले और वहाँ से हिंदू इधर को चले। अब समस्या ये हुई कि बिपिन चंद्रा एक बुक है इतिहास की, उसमें बहुत अच्छी लाइन लिखी है। वो लाइन ये लिखी है कि जब पाकिस्तान में संविधान तैयार होता, जिन्ना ने वहाँ जाकर कहा कि अब संविधान को हम धर्मनिरपेक्ष बनाएंगे, पंथ निरपेक्ष बनाएंगे, जैसे भारत का संविधान है, जहाँ पर इस्लाम मतलब धर्म के प्रति बात नहीं होगी, धर्म निरपेक्ष रहेगा। तो उसमें एक लाइन लिखी है कि जिनको फिर से बोतल में बंद करना चाह रहे थे, जिनको जिन्ना ने बाहर निकाला था, मतलब पूरा देश तो तुमने मुसलमानों के ऊपर बना लिया, अब तुम कैसे उसे धर्मनिरपेक्ष कर सकते हो। तो इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम गणराज्य है, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य नहीं है। तो ठीक है, तो अब हम बात करें, ये अंतरिम सरकार के सदस्य हैं, इनको रटना बहुत मुश्किल नहीं है, रटना कुछ नहीं कहेंगे, मैं ऐसे ही याद करा देता हूँ, बहुत ट्रिक से भी बड़ी याद है। ये तो क्लियर ही होगा कि ये तो जवाहरलाल नेहरू तो एज अ पीएम बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे साहब, ये तो बनने ही थे इन्हें। तो इनको क्या करा गया, उपाध्यक्ष बनाया गया इसका, पूरी सरकार का। ठीक, और जाहिर सी बात है हमेशा प्रधानमंत्री के पास जो वो होती है वो विदेश मामले होते हैं, तो विदेश विभाग किसके पास रहा, ये राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले। अब राष्ट्रमंडल क्या है ये भी बात बता देता हूँ, कल जो है ये एक चार्ज लिखनी है, इसको कहते हैं कॉमनवेल्थ। अभी कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, इंडिया में हुए हैं, बहुत जगह हुए हैं। तो राष्ट्रमंडल तुम लोगों को तो बस एक चीज बतानी है, इसकी स्थापना कब हुई, बाकी हम बात करेंगे ना, हम राष्ट्रमंडल के बारे में बाद में बात करेंगे कि राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई। ये तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना है क्या ये बता देता हूँ। 2 चीजें बताता हूँ इसमें, चलो। एक तो हो गया कॉमनवेल्थ, क्या कहेंगे इसको, कॉमनवेल्थ इसको कहते हैं हम राष्ट्रमंडल। वो देश जो कभी ब्रिटेन के या अंग्रेजों के अधीन रहे थे, वो राष्ट्रमंडल के सदस्य होंगे। वो देश जो कितने सदस्य हैं इसमें, जो
ब्रिटेन के अधीन रहे वो सदस्य होंगे। वे सदस्य होंगे। क्लियर हो गई बात? वे सदस्य होंगे। इसी में एक चीज आती है कॉमनवेल्थ रिलीम। कॉमनवेल्थ रिलीम ये कौन से देश हैं? ये वही देश हैं जो ब्रिटेन के अधीन थे, लेकिन इसमें एक पॉइंट और लग जाता है कि आज तक अपना प्रमुख किसको मानते हैं? ये महारानी को हैं। तो इसमें 19 देश शामिल हैं। इनमें जैसे कि कौन सा है बताते हैं? कनाडा। कनाडा में कभी राष्ट्रपति दिखाई देता नहीं। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति नहीं है। ये ऐसे देश हैं, ये आज भी महारानी को अपने ही प्रमुख मानते हैं। ये कितने देश हैं? 19 देश हैं। और ये क्या है? ये ब्रिटेन की महारानी को प्रमुख मानते हैं। इन्होंने अपने आप को गणतंत्र नहीं बनाया, महारानी को प्रमुख मानते हैं। क्लियर हो गई बात? तो कॉमनवेल्थ वो कौन से देश हैं? ठीक, अब बताना कब, कमेंट सेक्शन में बताना कब स्थापना हुई इसकी और कितने सदस्य हैं? 1900 और ठीक है, बताना कमेंट सेक्शन में। चलो अब हम बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ठीक, ये क्लियर याद रखो कि जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे प्रमुख व्यक्ति यही थे। मैंने आप कल क्लास में बताया था इन्होंने कितना बड़ा काम करके दिया था हमें। प्रांतीय समिति के सदस्य थे। तो ये भी याद रखो, जैसा आज हमारे यहाँ जो है क्या नाम है प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, और उनके बाद है अमित शाह जी। तो अमित शाह उनके प्रमुख हैं। तो उनको कौन सा विभाग दिया गया? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय हमेशा किसको दिया जाता है? उसको दिया जाता है जो बहुत ही मजबूत आदमी होता है। तो इसका मतलब दो लोग याद हो गए। एक ने अपने आप को क्या बना लिया? उपाध्यक्ष बना लिया, पीएम बना लिया, और एक ने क्या बना लिया? गृह मंत्रालय। और हमेशा याद रखना विदेश विभाग और राष्ट्रमंडल, क्योंकि ये भी फॉरेन पॉलिसी थी। जितनी भी विदेश नीति हैं वो किसके है? वो प्रधानमंत्री के हाथ में थी। तो इसलिए ये पहला। दूसरा गृह मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों, खाली गृह मंत्रालय भी याद कर लोगे, गृह मामले भी याद कर लोगे सरदार वल्लभ भाई पटेल से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने तो कृषि एवं खाद्य के थे ये। जॉन मथाई उद्योग मंत्रालय मिला इनको। बाबू जगजीवन राम, इनकी बेटी हैं मीरा कुमार जो लोकसभा की अध्यक्ष भी रही थी, पहले श्रम मंत्री हैं ये। तो ये श्रम मंत्रालय मिला इनको, बाबू जगजीवन राम को। और सरदार बलदेव सिंह, बलदेव से नाम लग रहा, ताकतवर आदमी, बल वाला बलदेव सिंह, तो क्या मिला उन्हें? रक्षा। हैं सी राजगोपाल के ऐसे चार ही हैं, बड़े पढ़े लिखे डिसेंट से लोग हैं, पहले गवर्नर भी रहे हमारे। तो इनको क्या किया? शिक्षा एवं कला मंत्रालय दे दिया गया। और आसफ अली को क्या दिया गया? रेलवे मंत्रालय दे दिया गया। ठीक है, ये तो वो हैं जो शामिल थे। अब बात करते हैं हम किनकी? जो वहाँ से आए थे। कहाँ से आए? मुस्लिम लीग से। ये आए साहब मुस्लिम लीग से। इनमें से ये मुस्लिम लीग से नहीं थे। भाभा, भाभा के बारे में है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कब बना? ये भी कमेंट सेक्शन में लिखना है तुम लोगों को। मैं इसके बारे में जिस दिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पढ़ाएंगे उस दिन बात करेंगे। और कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है भाभा का? तो भाभा वो व्यक्ति हैं जिसने पहली बार भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भी सहयोग करा था, डिफेंस के लिए भी सहयोग करा था, न्यूक्लियर के लिए भी सहयोग करा था। ठीक है, ठीक। अब ये बाकी के जो हैं ये सारे के सारे कौन है? 5 के 5 मुस्लिम लीग के। लियाकत अली फाइनेंस मिनिस्ट्री मिली, देखो सब लिखा, बाद में शामिल हुए, मैंने लिखवा दिया इसलिए। इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगर कौन सा मिला? वाणिज्य मंत्रालय, कॉमर्स मिनिस्ट्री मिली। और गजनफर अली खान को क्या मिला? स्वास्थ्य मिला। और जोगेंद्र नाथ मंडल को कौन मिला? कानून मिला। और अब्दुल रब निस्तार को रेलवे, संचार और वायु मंत्रालय मिला। ये बाद में शामिल हुए। ये सारे के सारे किसके हैं? मुस्लिम लीग के सदस्य हैं। ये कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। एक बार और रिपीट मार देते हैं, इसमें से लगभग अगर इतने याद हो जाते हैं आपको तो आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है ये। जैसे हम इसके बारे में बात करें, यहाँ पर आ गए हम। जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे, विदेश मंत्रालय थे, राष्ट्रमंडल थे। फिर उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्रालय था। फिर उसके बाद जॉन मथाई, राजेंद्र प्रसाद कृषि एवं मंत्रालय, जॉन मथाई या उद्योग मंत्रालय। फिर उसके बाद कौन आते हैं? रक्षा मंत्रालय हो गया बलदेव सिंह पे। बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्रालय। ऐसे करके याद कर लेना। इनकी लोकसभा अध्यक्ष जो थी मीरा कुमार, महिला जो थी, कुमार का मतलब पुरुष नहीं है, मीरा कुमार, तो वो थी इनकी बेटी थी।
सी राजगोपालाचारी पढ़े से डिसेंट से शिक्षा मंत्रालय था इनके पास, और आसफ अली के पास रेलवे मंत्रालय था। ये जरूर याद कर लेना, चाहे पीछे वाले याद करो या मत करो, ये जरूर आते हैं, ठीक है। फिर भी इनको भी याद कर लो जो बाद में शामिल हुए। लियाकत अली का तो तुम्हें पता फाइनेंस मिनिस्ट्री थी। फिर हम उसके बाद करते हैं चुंद्रीकर, ऐसे करके बस इतना नाम याद रखो, जा चक्कर मत पड़ो। चुंद्रीकर पे क्या था, वाणिज्य मंत्रालय था, कॉमर्स मंत्रालय। गजनफर अली, इतना नाम ने स्वास्थ्य, गजनफर का मतलब स्वास्थ्य। जोगेंद्र नाथ मंडल कानून। अब्दुल रब निस्तार, ये रेलवे में एक मंत्रालय और था, वो इनको दे दिया गया था, ठीक है। और CH भाभा का तो पता ही है, वर्क्स माइंस एवं पावर। कुल मिला के ये जो भाभा थे, भाभा ने भारत, एक डायनेमिक पर्सनैलिटी के थे और इन्होंने भारत के लिए बहुत सारे कार्य करे हैं, ठीक है। लोग ये कहते हैं कि भाभा जीवित होते तो भारत इससे पहले ही न्यूक्लियर के परीक्षण कर चुका होता, ठीक। अच्छा, न्यूक्लियर परीक्षण से याद आया, न्यूक्लियर परीक्षण का कोड क्या है, ये भी लिख लो कहीं। भारत ने न्यूक्लियर परीक्षण करें 2, कब करें ये बाद में बताएंगे, फिलहाल कोड लिख लो। न्यूक्लियर परीक्षण का कोड, ये क्वेश्चन आता है। लाफिंग बुद्धा, हंसते हुए बुद्ध नहीं है, बुद्धा घर में सजाते हैं, वो वाला कोड रखा था हमने, लाफिंग बुद्धा, ठीक। लाफिंग बुद्धा न्यूक्लियर परीक्षण का, ठीक। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भी मनाते हैं इस दिन, जिस दिन ये किया था। किसी और दिन बताएंगे, लंबा हो जाएगी नहीं तो इस वाली क्लास से भटक जाएंगे हम, इसलिए सिर्फ यहीं रहने देते हैं आगे। तो कुल मिला के बात करें तो ये याद हो गया। अब हम आगे बात चलते हैं। एक टॉपिक हमने तैयार कर लिया, दूसरा टॉपिक अभी आया। भारत के संविधान में लिए गए विदेशी सोर्स। जैसे हमने मौलिक अधिकार है, संसदीय अधिकार है, मौलिक कर्तव्य हैं, संघीय राज व्यवस्था है, राज्य के नीति संवर्ती सूची है, ये अभी हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। पहले तो ये बात कर लें, इनकी ज़रूरत हमें पड़ी, पहली बात, चलो पढ़ भी गई। तो क्या ये हम जानते नहीं थे इन चीज़ों को, जो हमने अपने ऊपर एक ठप्पा लगा रखा, हर आदमी कहता उधार ले लिया, ऐसा कहीं नहीं है कि उधार लिया है। मौलिक अधिकार क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स में छोटा सा बता देता हूँ, बहुत बढ़िया। एक बहुत छोटी सी लाइन है, सभी मानव अधिकार मौलिक अधिकार नहीं होंगे, लेकिन सभी मौलिक अधिकार मानव अधिकार होंगे। इसका मतलब मौलिक अधिकार थोड़े हैं, मानव अधिकार बड़े हैं। हम जो मानव को जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं उन अधिकारों की बात कर रहे हैं। सर्वाइवल के लिए आवश्यक है, क्या चीज़ होती है, रोटी कपड़ा मकान है, ये तो सबसे मस्ट चीज़ है, खाना मिलना चाहिए। अब समस्या क्या आती है कि खाना भी आ जाएगा मौलिक अधिकार में, कुछ दिन बाद के फूड आ रहा है, कई जगह देखा होगा तुमने मौलिक अधिकार में आ रहा है। तो खाना भी अगर आ जाएगा तो फिर सरकार पे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, फिर उसकी मजबूरी बनेगी कि सब लोगों को कोई भूखे पेट ना सोए। और सरकार इस बारे में काम करती आई है, लगातार उत्पादन बढ़ा रही है, बहुत सारे काम कर रही है, लेकिन मौलिक अधिकारों में नहीं लिखा है। मानव अधिकार वो हैं जैसे आदमी को रहने के लिए कपड़ा, तो क्या प्रधानमंत्री आवास योजनाएं चल रही हैं, मतलब कपड़ा कह रहा हूँ मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, जो लोग नहीं है, ठीक है, इस तरीके की व्यवस्था चला रहे हैं। तो मानव अधिकार जब हम पता ही थे तो उनमें से मौलिक अधिकार हमने ब्रिटेन अमेरिका का नाम क्यों दे दिया, या फिर हम इनके बाद करें संसदीय शासन प्रणाली, चलो ब्रिटेन ने सिखा दी हमें, सिखा क्या दी, ब्रिटेन से पहले भी हमारे यहाँ गणराज्य थे। हमारे यहाँ तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 8 गणराज्यों का जिक्र मिलता है, 10 गणराज्यों का, जिसमें मल थे, क्षुद्र थे, कई सारे लोगों के नाम आते हैं। मौलिक कर्तव्य, अब जाहिर सी बात है, ये तो हमें पता है कि जब हमें अधिकार मिलेंगे तो ड्यूटी भी करनी है हमें कुछ ना कुछ, हैं कि भाई अगर कोई घर है हमारा साफ सुथरा है तो गंदा थोड़ी करेंगे हम। रूस से ले लिए, संघीय व्यवस्था कनाडा से ले ली, राज्य की नीति ने आयरलैंड से ले लिए, संवर्ती सूची, ये सारी बातें जो हैं अच्छी हैं कि हमने यहाँ से, लेकिन क्या है ये सब बातें हमें पता थी। हमारे संविधान में इतने उच्च क्वालिटी के लोग थे, क्या उन्हें पता नहीं थी, सब पता थी, लेकिन इन्होंने हमसे पहले अपने संविधान में रख रखी थी, इसीलिए हम कह देते हैं कि हमसे ये सोर्स यहाँ से लिया है। ऐसा नहीं है, इस सब चीज़ों को हम जानते थे, ठीक। ये सोर्स हैं। सोर्स क्या है, इनके बारे में हम जहाँ जहाँ पढ़ेंगे वहाँ इनके बारे में डिस्कस करते चलेंगे। संवर्ती सूची क्या है, राज्य के नीति निर्देशक क्या है, संघीय व्यवस्था क्या है। अभी तो फिलहाल हम ये याद कर लें सोर्स क्या क्या है। सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सोर्स याद कर लो, ये क्वेश्चन आते हैं किस देश से कौन सा सोर्स लिया गया, ये मैंने लिखवा रखे हैं, इसकी PDF आपको मिल जाएगी बड़े आराम से, ठीक है। अब जैसे हम बात करें
इसके बाद एक और होगी ना स्लाइड, हाँ वही तो कम, छोटी नहीं होनी चाहिए। ब्रिटेन के बारे में याद करें। संसदीय सरकार, ये तो सबको पता है संसदीय सरकार क्या होती है। 2 हाउस होते हैं, दोनों हाउस में सदस्य चुने जाते हैं। हमारे क्या लोकसभा और राज्यसभा है, इनके सदस्य चुने जाते हैं और इनमें से लोकसभा का या फिर दोनों का जो प्रमुख जिसको बनाया जाता है वो प्रधानमंत्री बनता है। कैसे कैसे बनता है हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पर आता है कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब पहले कानून आया, फिर क्या आया, शासन आया। और हमारे यहाँ आईपीसी सीआरपीसी पहले से बना दी गई, संविधान बना दिया गया। तो ये भी कहाँ से लिया हमने, यहाँ से। विधायी प्रक्रिया, तो जाहिर सी बात है जो संसद का नियम क्या है, संसद का तरीका क्या है, कानून बनाना। संसद का काम क्या है, कानून बनाना। तो कानून तो बनाने की बात चल रही है, विधायी प्रक्रिया, विधायी का मतलब कानून। तो विधायी प्रक्रिया भी हमने कहाँ से ले ली, ब्रिटेन से। तो जब ब्रिटेन से संसद लिया तो ये तो अपना आप ही आ जाएगी। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, क्योंकि हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता तो है नहीं, जो कि कहाँ अमेरिका में है। कैबिनेट प्रणाली, ये भी आ जाएगा क्योंकि मंत्री जैसे वो बनाते हैं वैसे ही हम बनाते हैं। लेकिन ब्रिटेन में एक और कैबिनेट होती है जिसको कहते हैं शैडो कैबिनेट, छाया कैबिनेट। इसको सुन लो, हालांकि कभी आती नहीं है। छाया कैबिनेट ये बहुत ज़रूरी अंग है, ये हम अगर इसको अपने यहाँ फॉलो करें तो बहुत बढ़िया होगा। जैसे अभी की कैबिनेट चल रही है, कोई एक टॉपिक आया कि साहब ऐसा आ जाए कि कैबिनेट निर्णय ले ले कि आज जो है क्या कहते हैं दिल्ली में लाइट नहीं आएगी, लाइट ख़त्म। तो जाहिर सी बात है जनता त्रस्त होगी। तो ये तो कैबिनेट का निर्णय है। यहीं पर अगर विपक्ष की एक कैबिनेट और होती तो वो जो निर्णय देती, इसका मतलब 2 कैबिनेट रखना, एक किसकी, पक्ष की, एक विपक्ष की। पक्ष तो जो है क्या कहते हैं जो लेगा वो तो मान्य होगा, विपक्ष की मान्य नहीं होती है, लेकिन लोगों को जागरूक करने का काम करती है। वो ये बताती है कि ये वाला निर्णय में ऐसे नहीं लेते, हम दूसरे तरीके से निर्णय लेते। इसी को कहते हैं शैडो कैबिनेट। ब्रिटेन में शैडो कैबिनेट चलती है, एक पक्ष की, और विपक्ष वाली को कहते हैं शैडो। मेन वाली है, शैडो का मतलब छाया। तो उससे ये फर्क पता चल जाता है कि एक निर्णय अगर 2 कैबिनेट लेती तो इस सरकार की मंशा क्या है और उस सरकार की मंशा क्या है। लेकिन हमने वो यहाँ से नहीं लिए। विशेषाधिकार संविधान में है, सांसदों के हैं, विधायकों के हैं और बहुत सारे लोगों के संसदीय विशेषाधिकार ये हैं। और द्विसदन, द्विसदन का मतलब तुम जानते हो 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ से ले लिया गया। अब ये 2 बड़े सोर्स है, एक ये ब्रिटेन। राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति ब्रिटेन में नहीं है तो इसका मतलब राष्ट्रपति संबंधित मामला हम ब्रिटेन से तो लेंगे नहीं। कहाँ से लेंगे, सब अमेरिका से लेंगे, क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति में महाभियोग, कैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के कार्य लोकसभा के। सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ का सबसे अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना। मौलिक अधिकार, अभी बात हुई थी। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन भी कहते हैं इसको, मैं अभी बताता हूँ क्या है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान की प्रस्तावना, ये सारी चीज़ें। देखो, न्याय और राष्ट्रपति से संबंधित मामला किससे लिया गया है, सारा का सारा किससे लिया गया है, अमेरिका से लिया गया। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, कानून को दोबारा से देखना। जैसा भी बात कर रहे थे हम कि दिल्ली में लाइट कट हो जाए और लाइट कट होने के बाद क्या होगा, जनता त्रस्त हो जाएगी। तो जनता पे किसका काम, देखो बहुत बढ़िया, जनता किसके पास जाएगी, कोर्ट में, न्यायालय में। बोल साहब सरकार हमारे साथ गलत कर रही है। तो इसका मतलब संविधान का संरक्षक कौन है, कोर्ट। ये जरूर याद रख लेना, क्वेश्चन ऐसे बनने लगे। अब क्वेश्चन आएगा संविधान का संरक्षक कौन है, न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ही संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ही बता सकता है इस वाले आर्टिकल में जो ये लाइन लिखी है कितनी सही है कितनी गलत है। बात समझ रहे हो नहीं। संसद का काम तो सिर्फ संशोधन करना है, कानून बनाना है। कानून सही है या गलत, देखो 3 चीजें चलती हैं हमारे यहाँ, मैं अगले पेज पे बता देता हूँ। नंबर 1 है विधायिका, है वो बहुत पहले की बात है। एक बार मैं ऐसे ही पढ़ा रहा था किसी को विधायिका, तो मेरे पास बहुत दिन से पढ़ना आ रहा था वो लड़का मुझसे, मतलब मैं उसको बताता रहता था बीच बीच में। तो विधायिका में उसको विधायिका ही समझ में नहीं आती थी, मैंने बहुत समझाया उसे समझाया। तो एक दिन आकर मुझसे कहने लगा मुझे तो सर ऐसा लगता था ये विधायक की पत्नी होंगी, हैं, विधायिका बोल दिया। ठीक, तो विधायिका का मतलब होता कानून बनाने वाली संस्था। इसका मतलब राज्य में जो बनेगी उसे विधायिका कहेंगे। इंग्लिश में इसको कहते हैं लेजिस्लेचर। क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर। तो ये कौन सी है, कानून बनाने वाली संस्था। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा।
ये कहीं भी हो सकती है। देखो साहब सीधी बात, केंद्र में है तो लोकसभा राज्यसभा कह देंगे इसको, संसद। राज्य में है तो इसको क्या कह देंगे, विधानमंडल कह देंगे, विधानसभा और विधान परिषद कह देंगे। ये दोनों चीज हो सकती हैं। दूसरी होती है कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या होती है, काम करने वाली संस्था। ठीक। और तीसरी होती है न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या होती है, लोगों को न्याय देने वाली। न्याय देने वाली संस्था है ये। तीन हो गई, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। एक और देख लेने, प्रेस। प्रेस का काम क्या है, तो कोई घटिया कानून बन गया तो उसे बोल बोल के उजागर करना, इसका भी तो मेन काम है। भले ही भारत में इसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है प्रेस को, ये तीनों तो संवैधानिक दर्जे में है लेकिन इनको नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये चारों भाग, क्वेश्चन ये बनेगा चारों किसके भाग हैं ये, तो ये लोकतंत्र के चार पिलर हैं। जैसे एक चारपाई के चार पाए होते हैं, वैसे ही लोकतंत्र के चार पिलर कौन से हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इंग्लिश में और बता देता हूं मैं इसको, विधायिका को कहते हैं लेजिस्लेचर, कार्यपालिका को कहते हैं एग्जीक्यूशन और इसको कहते हैं जुडिशरी सिस्टम। और प्रेस को तो जानते हैं, प्रेस ही होती है पत्रकारिता। तो अगर ये चार स्तंभ ना हो, जैसे अगर मान लो मैंने बताया कि कोई कानून बनता है कि साहब दिल्ली में लाइट नहीं आनी चाहिए, बस जनरल सी बात कर रहा हूँ, ऐसा होगा नहीं, दिल्ली में लाइट नहीं आनी चाहिए, कानून बना दिया, तो कानून सबसे पहले कौन बनाएगा, विधायिका पे गया। ये यहाँ लिख देता हूँ, लोकतंत्र के चार स्तंभ। इन चार स्तंभों के अलावा अगर ये चार स्तंभ में से एक भी डगमगाता है ना तो लोकतंत्र डामाडोल होने लगता है। जैसे अभी मीडिया के बारे में कहते हैं कि पूरी निष्पक्ष नहीं है तो दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कि अभी ऑपरेशन सिंदूर चला था तो जितना भारत के रक्षा मंत्रालय को नहीं पता था उससे ज़्यादा तो मीडिया को पता था, हैं, रोज़ हल्ला मचा रही थी, हैं। गलत चीज़ है ये, आप सारी बातें उजागर कर रहे हो और वो जाहिर सी बात है क्योंकि आजकल तो बहुत बड़ा मामला है तो दूसरे देश भी देखते हैं। तो इसीलिए लोकतंत्र के चार स्तंभ में ये चारों डामाडोल नहीं होने चाहिए। विधायिका कानून बनाएगी कि लाइट नहीं आएगी साहब दिल्ली में। विधायिका का कानून किसके पास जाएगा, संबंधित मंत्री के। और संबंधित मंत्री कहाँ बैठा होगा, कार्यपालिका में। और कार्यपालिका में कहाँ बैठा होगा, विद्युत मंत्रालय में। विद्युत मंत्रालय वाला मंत्री किसको देगा, वहाँ के IAS अधिकारी को किसी को देगा, वो लाइट कटवा देगा। बोला ठाकुर हमें तो कानून मिल गया, कहते हैं ना, बोले एक ऊपर से आया हुआ कानून है, इसके हिसाब से ही काम चलेगा, नीचे वाले कानून से कोई काम नहीं चलने वाला। तो कार्यपालिका का क्या है, यहाँ से जो कानून आया उसको फॉलो कराना, यही सरकार होती है। बात जिस दिन सरकार के बारे में डिस्कस करेंगे, ये सरकार नहीं है, यही सरकार होती है। क्या होती है सरकार, इसके बारे में हम बात कर लेंगे। तो कार्यपालिका में काम करना। फिर अब दिक्कत किसकी होगी, क्योंकि विधायिका का कर्तव्य क्या है, क्योंकि विधायिका को लोग लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य कहाँ से किसने चुने, जनता ने। तो उसका काम क्या, जनता के हित में कार्य करे। लेकिन दिल्ली में लाइट कटना जनता के हित में कार्य नहीं है, तो कौन परेशान हुई, जनता परेशान। अब जनता परेशान है तो वो कहाँ जाएगी, न्यायपालिका के पास। इसका ही एकमात्र दरवाजा होता है। अब न्यायपालिका के पास जाएगी तो न्यायपालिका देखेगी कि दिल्ली में लाइट कटना सही है नहीं, तो किससे पूछेगी, कार्यपालिका से। क्यों काटी, तो ये कहेंगे साहब कि ऐसे ऐसे कानून बनाया गया। अच्छा कानून बनाएगा, किसने, अधिनियम के तहत बनाएगा, उसके तहत बनाएगा। तो अब वो पूरे संविधान को उठाएगी कि बिजली, किसी भी व्यक्ति को बिजली मिलना मूल अधिकार का भाग है या नहीं है। आर्टिकल 21 में लिखा है लाइन, किसी भी व्यक्ति को बिजली प्राप्त करना मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो किसी का मूल अधिकार कैसे छीन सकते हो। तो इस आदेश को क्या करेगी, वो तुरंत ही कहेगी, बोले ये तुम्हारा आदेश गलत है, इस आदेश को यहीं ख़त्म करते हैं, और लाइट बहाल करी जाती है। इसको ही कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। मैं चार चीज़ें समझाई मैंने, फिर से समझ लेते हैं। इसको ही कहते हैं जस्टिस रिव्यू, कानून को दोबारा से देखना। और यही किस रूप को दिखाता है, सुप्रीम कोर्ट के या न्यायपालिका के, संविधान का गार्जियन, संरक्षक के रूप में दिखाता है। तो जो हमने चार बात करी, तो चार तो लोकतंत्र के स्तंभ में ये काम करेंगे, हैं। लाइट जाएगी तो ये तो हल्ला मचाएगी प्रेस, वो लाइट काट दी, लाइट काट दी, लाइट काट दी। काटने वाले ये हैं, बनाने वाले ये हैं। फिर किसके पास जाएगी, अंतिम में न्यायपालिका के पास। तो लोकतंत्र के चार स्तंभ हैं। और अगर ये जब तीसरे स्तंभ के पास जाकर उसका रिव्यू होता है, उसी को कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, जस्टिस रिव्यू। ठीक, क्लियर हो गई बात। तो ये चीज़ हमने कहाँ से ली है,
न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया, न्यायिक समीक्षा कहाँ से ली है, ये देखो ये लिखी है, ये रही, अमेरिका से। क्लियर हो गई बात। इनमें जो बातें ये तो तुम लोग जानते हो, जो नहीं जानते हो वो मैं बता रहा हूँ, और आगे भी हम डिस्कस करते रहेंगे, तो संविधान की क्लास बड़ी है। फिर कनाडाज़म संघवाद क्या है, केंद्र सरकार होगा, ये गलत हो गया थोड़ा सा, के स्वरूप जहाँ केंद्र और राज्य को मजबूत होता है, ये वाली चीज़, ये मैंने पहले ही बताया। भारत संविधान कैसा कॉसी फेडरल है, केंद्र मजबूत है और राज्य मजबूत नहीं है, तो वो वाली बात लिखी है। ये कहाँ से लिया गया हमने, संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है। अवशिष्ट शक्तियाँ, अवशिष्ट शक्तियों का मतलब होता है बची खुची शक्तियाँ, बची खुची। दो सरकारें चलती हैं भारत में, केंद्र सरकार एक राज्य सरकार। कुछ सरकार किसके पास कुछ शक्तियाँ, किसके पास केंद्र सरकार के पास कुछ शक्तियाँ, किसके पास राज्य सरकार के पास। जो बची खुची हैं उसको अवशिष्ट में डाल देते हैं, रेजिड्यू इनको कहते हैं, रेजिड्यू बची हुई। तो बची हुई किसके पास है, अवशिष्ट शक्तियाँ, लेकिन पहुँचेंगे किसके पास, वो राज्य का कोई रोल नहीं रहेगा, किसके पास पहुँचेंगे, केंद्र के। और केंद्र में और इसमें राज्यपालों की नियुक्ति, ये उसमें देख लेना, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, इसमें दिख नहीं रहा क्या है। आगे आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये तत्व हैं, एलिमेंट है, यहाँ कहीं भी सिद्धांत हैं, तत्व हैं, एलिमेंट हैं, ये अधिकार नहीं है ना कर्तव्य है। जिस दिन भाग 4 समझाऊंगा उस दिन इसे बहुत बढ़िया करके समझाऊंगा, भाग 4 में आएंगे ये। उस दिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए हैं, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि ली है, मेन ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो बस। ये मैं उस दिन समझाऊंगा जिस दिन भाग 4 पढ़ाएंगे बढ़िया करके, 36 से लेके 51 तक, आर्टिकल 36 से लेके 51 भाग 4, ठीक। भाग 1 में क्या है, संघतंत्र राज्य 1 से लेकर 4, भाग 2 में 5 से लेकर 11 नागरिकता, 3 में है मूल अधिकार 12 से लेकर 35, 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। जब नीति निर्देशक तत्व समझाएंगे तब इसको समझाएंगे बहुत ही बढ़िया करके, ठीक। अब हम आगे बात करते हैं, और कौन सा सोर्स है हमारे पास, हाँ ये हो गए, ठीक है, हाँ ये देखो यहाँ ये हो गए, यही है। तो कुल मिलाकर हमारी ये जो क्लास है ये 2 चीज़ों पर थी, पहले ही बता दिया मैंने, अंतरिम सरकार पर थी, और दूसरी से हमने बताई क्या, संविधान के सोर्स जो हमने अन्य देशों से लिए। ये सारी जितनी PDF है आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और अगर ये क्लास वाकई में अच्छी लग रही है और सब कुछ ठीक है तो इसको ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करके आगे ज़रूर शेयर करना, ठीक है। इतनी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है। धन्यवाद।